नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम रोम एवं रोम की संरचना पढ़ रहे थे, अर्थात क्या पढ़ रहे थे, त्वचा के व्युत्पन्न पढ़ रहे थे। त्वचा के व्युत्पन्न क्या होता है कि त्वचा में कुछ विशेष प्रकार की संरचना अर्थात रचना पाई जाती हैं, जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। और त्वचा के व्युत्पन्न में हमने रोम एवं रोम की संरचना इसको पढ़ लिया था। रोम क्या है, ठीक है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, अगला त्वचा के व्युत्पन्न का दूसरा। पहला जो था रोम एवं रोम की संरचना, दूसरा है त्वचा ग्रंथियां। दूसरा क्या है, त्वचा ग्रंथि, अर्थात त्वचा के अंदर जो ग्रंथि होती हैं त्वचा ग्रंथि कहलाती हैं। त्वक यानी त्वचा, ठीक है। त्वचा के अंदर जो ग्रंथि है त्वक ग्रंथि है। उस त्वक ग्रंथियों में क्या होता है कि जो त्वक की ग्रंथि होती है यानी त्वचा की जो ग्रंथि होती है बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, हम वर्णन कर रहे हैं बहिस्रावी ग्रंथि की। बहिस्रावी ग्रंथि क्या करती है, अपने स्राव को बाहर छोड़ती है शरीर से, यानी त्वचा की सतह पर छोड़ देती है, शरीर से बाहर छोड़ती है, बहिस्रावी कहलाती है, ठीक है। अंतःस्रावी क्या करती है, अंदर छोड़ती है। तो यहाँ तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, बहिस्रावी की। तो जो त्वक ग्रंथि होती है यानी त्वचा की जो ग्रंथियाँ होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं, अपने जो स्राव है उसको त्वचा की सतह पर यानी अधिचर्म की सतह पर छोड़ देती है, ठीक है। ये ग्रंथि कैसे बनती है, अधिचर्म के जो मेलपीगी स्तर होता है, अधिचर्म का कौन सा स्तर, मेलपीगी स्तर, उस मेलपीगी स्तर की जो चर्म होती है उसमें अंतर्वलन हो जाता है। अंतर्वलन का मतलब अंदर फोल्ड हो जाती है, अंदर वलयित हो जाती है, मतलब बार बार मुड़ जाती है, उसको कहते हैं अंतर्वलन, ठीक है। उससे बनती हैं, वापस देखिए हम क्या होते हैं, त्वक ग्रंथियाँ। त्वक जो ग्रंथि होती हैं त्वचा में पाई जाती हैं, अर्थात त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों को त्वक ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वक ग्रंथि। त्वक ग्रंथि यानी त्वचा की ग्रंथि कैसी होती है, बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी का मतलब अपने स्राव को शरीर के बाहर यानी अधिचर्म की सतह पर छोड़ती है। कहाँ पर छोड़ती है, अधिचर्म की सतह पर। तो इसमें इनमें उपस्थित नाल अधिचर्म की सतह पर खुलती है, अर्थात इनकी जो नाल होती है बहिस्रावी ग्रंथियों की, वो नाल कहाँ पर खुलती है, अधिचर्म की सतह पर, यानी जो ये चर्म होती है इस चर्म की सतह पर खुलती है, ठीक है। ये ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, मेलपीगी स्तर के चर्म में। मेलपीगी स्तर का जो चर्म होता है, अधिचर्म का जो मेलपीगी स्तर होता है, अधिचर्म की स्तर पढ़े थे हमने, 5 स्तर होते हैं। उन 5 स्तरों में मेलपीगी स्तर होता है। उस मेलपीगी स्तर की जो चर्म होती है, मेलपीगी स्तर की जो चर्म होती है, उस चर्म में अंतर्वलन हो जाता है, यानी अंदर फोल्ड हो जाती है। और अंदर फोल्ड होने से किसका निर्माण होता है, त्वक ग्रंथियों का। किसका निर्माण होता है, त्वक ग्रंथियों का। कौन कौन सी है त्वक ग्रंथियाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेद ग्रंथि, ठीक है। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथियों से पसीना बाहर आता है। कई बार जब हम मेहनत का कार्य करते हैं, गर्मी तेज लगती है, उस परिस्थिति में पसीना आना शुरू हो जाता है, और वो पसीना किसके कारण बाहर आता है, स्वेद ग्रंथियों के कारण। किसके द्वारा बाहर आता है, स्वेद ग्रंथियों के कारण, ठीक है। तो स्वेद ग्रंथि क्या है, ये ग्रंथियाँ सरल नलिकाकार ग्रंथि है, सरल प्रकार की ग्रंथि होती है, नली के आकार की, जो नली होती है उस नली के आकार की ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि क्या है, ये ग्रंथियां सरल नली के आकार की ग्रंथि हैं। इनका जो निचला भाग होता है कुंडलित होता है। निचला भाग कैसा होता है इनका, कुंडलित। कुंडलित का मतलब ऐसे कुंडलन, ठीक है, ये कुंडलन है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, घूम के बैठता है, ठीक है। तो इनका निचला जो भाग होता है कुंडलित होता है, कुंडली जैसे एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। तथा चर्म में दशा रहता है। इसमें दशा वो होता है चर्म में, अधिचर्म के नीचे क्या होती है, चर्म। चर्म में दशा रहता है। इनकी महीन नलिका अधिचर्म की सतह पर खुलती है। इनकी जो महीन नलिका होती है, जो कहाँ खुलती है, अधिचर्म की सतह पर, यानी जो श्वेत ग्रंथि होती है जिनसे पसीना बाहर आता है, वो पसीना बाहर लाने वाली ग्रंथि कहलाती है श्वेत ग्रंथि। पसीना बाहर लाने वाली ग्रंथि क्या कहलाती है, श्वेत ग्रंथि। कैसी होती है, सरल नली के आकार की होती है, जैसे एक नली हो उसके आकार की होती है। इनका जो निचला भाग होता है कुंडलित होता है, यानी वलन होता है, वलयित होता है। जिस प्रकार से स्प्रिंग होती है या सांप जिस प्रकार से कुंडली मार के बैठते उस प्रकार से
कुंडलित होता है, और कुंडलित जो भाग है चरम में दशा होता है। चरम कहाँ होती है? अधिचरम के नीचे चरम होती है, उस चरम में दशा हुआ होता है। इनकी महीन नलिका अधिचरम की सतह पर खुलती है। निचला जो भाग है वो तो चरम में दशा है, निचला जो भाग होता है वो तो किसमें दशा हुआ होता है? चरम में, ठीक है, कुंडली। और ऊपरी जो भाग है ये तो चरम में है, तो ऊपरी जो भाग है वो अधिचरम की सतह पर खुलता है। कहाँ खुलता है? अधिचरम की सतह पर खुलता है। इन ग्रंथियों से पसीना स्रावित होता है। तो इस ग्रंथियों से क्या बाहर आता है? पसीना, ठीक है। क्या बाहर आता है? पसीना। कैसी होती है? सरल नली के आकार की ग्रंथि है। इनका कुंडलित भाग चरम में दशा हुआ होता है, और इनका जो ऊपरी भाग होता है वो अधिचरम की सतह पर खुलता है। इन ग्रंथियों से कौन सा पदार्थ बाहर आता है? पसीना, ठीक है। अब हम बात करते हैं पसीने के अंदर क्या क्या होता है। वैसे तो हम बात करें पसीना शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? पसीना अशुद्ध होता है, क्योंकि अशुद्ध इसलिए होता है कि इसमें विशेष प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं, जैसे लवण है, CO2 है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में यूरिया है, जल है, आदि पसीने के अंदर घुले होते हैं। क्या क्या होते हैं पसीने के अंदर? जल है, यूरिया है, कुछ मात्रा में लवण है, CO2 आदि घुले होते हैं, इसलिए अशुद्ध होता है पसीना। जो जल बाहर निकलता है पसीने में वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। वैसे पसीना शरीर से बाहर निकलना अच्छा होता है, क्योंकि उसके कारण त्वचा के जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। रंध्रों के ऊपर जो अशुद्धि आ जाती है वो मैल के रूप में बाहर हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों में तो मैल अधिक जम जाता है उस स्थान पर, ठीक है। लेकिन जब उसको किसी कपड़े या तौलिए, मोटे तौलिए से जब उसको साफ किया जाता है तो उस परिस्थिति में वो रंध्र बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यानी रंध्रों को खोलने के लिए पसीना आना अच्छी बात है, ठीक है। होता कैसा है पसीना? अशुद्ध होता है। होता क्या क्या पसीने के अंदर? जल होता है, कुछ मात्रा में लवण होता है, यूरिया की कुछ मात्रा होती है, CO2 होती है, जिसके कारण पसीने का स्वाद नमकीन जैसा होता है। पसीने का स्वाद कैसा होता है? नमकीन का जैसा। क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण होता है पसीने में, यूरिया होती है। क्या होता है पसीने के अंदर? लवण यानी नमक, ठीक है, यूरिया, जिसके कारण पसीने का स्वाद कैसा होता है? नमकीन, ठीक है। चलो आगे देखिए, पसीने में जल, कुछ लवण, यूरिया की कुछ मात्रा और CO2 होती है, ठीक है। मनुष्य में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां होती हैं। श्वेत ग्रंथियों की बात करें तो मनुष्य में कितनी होती है? लगभग 25 लाख। कितनी श्वेत ग्रंथि होती हैं? लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथि होती हैं। ये हथेली, तलवों व बगल में सर्वाधिक होती है। एक तो ये हथेली जो होती है, इस हथेली में श्वेत ग्रंथि सर्वाधिक होती है। तलवे, नीचे जो पैर के तलवे होते हैं उन पैर के तलवों में सर्वाधिक होती है। साथ साथ बगल, यानी जो ये बगल होती है या फिर जांघ के पास वाली जगह होती है वहाँ पर श्वेत जो ग्रंथि होती है वो सर्वाधिक होती है, जिसके कारण इन स्थानों पर पसीना अधिक आता है। आपने देखा होगा कई बार गर्मियों में एक तो हथेलियों में पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, तलवों में पसीना, साथ साथ कांख जिसको बोलते हैं हम ग्रामीण भाषा में, कांख के पास से जो शर्ट होती है, बनियान होती है, वो भीग जाती है, क्योंकि कांख वाली यानी बगल वाले स्थान पर श्वेत ग्रंथि अधिक होती है। अधिक होने के कारण पसीना अधिक आता है, ठीक है। इसकी बात करें जब श्वेत ग्रंथि की कैसी होती है? सरल होती है, नलिकाकार होती है, निचला भाग कुंडलित होता है, वो किसमें दशा हुआ होता है? चर्म में दशा हुआ होता है, ठीक है। ऊपरी जो भाग है कहाँ खुलता है? अधिचर्म में खुलता है। क्या कार्य होता है? पसीने को बाहर लाना होता है, इसलिए इनका कार्य है। पसीने के अंदर होता क्या क्या है? जल है, कुछ लवण है, यूरिया की कुछ मात्रा है, ठीक है। यानी पसीना जो होता है शुद्ध होता है, और उसी के कारण जो पसीने का स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन। कैसा होता है? नमकीन, ठीक है। कहाँ अधिक होती है? ये हथेली, तल और बगल में सर्वाधिक होती है, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं हम? त्वचा ग्रंथि। त्वचा ग्रंथि क्या है? त्वचा के व्युत्पन्न है, ठीक है। त्वचा के व्युत्पन्न क्या है? त्वचा के व्युत्पन्न किसे कहते हैं? कि त्वचा में कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? त्वचा के व्युत्पन्न, ठीक है। त्वचा के व्युत्पन्न में रोम पढ़ ही लिया था हमने। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं त्वचा ग्रंथियाँ। तो ग्रंथि क्या होती हैं? जो त्वचा में उपस्थित होती हैं, ठीक है। ये बहिस्रावी होती हैं, अधिचर्म पर नाल के रूप में कहाँ खुलती हैं? अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। किससे इनका निर्माण होता है? अधिचर्म का जो मैल्पीजी स्तर होता है उनकी जो चर्म होती है वो अंतर्वलित हो जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? त्वचा ग्रंथियों का। त्वचा ग्रंथियों में सबसे पहला हमने पढ़ा श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या कार्य करती है? पसीने का जो पसीना है उसको बाहर काटती है, उत्सर्जित करती है, ठीक है।
कैसी होती है, सरल नलिकाकार होती है, निचला भाग कुंडलित होता है, ठीक है। और निचला जो कुंडलित भाग है चर्म में बसा होता है, ऊपरी जो भाग होता है वो अधिचर्म की सतह पर खुलता है, इन ग्रंथियों से पसीना बाहर आता है, ठीक है। मनुष्य में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथि, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मनुष्य में श्वेत ग्रंथि कितनी होती है, तो लगभग 25 लाख होती हैं। अकेली तलवों और जो बगल होती है उसमें सर्वाधिक होती है, कहाँ का, अकेली तलवों बगल में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो ग्रंथि है, यानी जो अगली सब ग्रंथि वो है तेल या सीबेसियस ग्रंथि, तेल या सीबेसियस ग्रंथि, तेल ग्रंथि। कई बार आपने देखा होगा कि जो गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में तेल ना लगाने के बावजूद भी नाक के पास की ये जो जगह होती है वहाँ पर हमको चिकनाई महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे तेल लगा लिया हो। तो वो तेल, ये पदार्थ किसके कारण होता है, तेलीय ग्रंथियों के कारण, किसके कारण, तेल ग्रंथि बोल दो या सीबेसियस ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। तेल ग्रंथि बोल लेते हैं हम, सीबेसियस ग्रंथि, ठीक है। ये ग्रंथियाँ बालों की जड़ों एवं पुट्टिकाओं के पास पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, या तो बालों की जड़ों के पास होती है या पुटिकाओं के पास होती है, ठीक है। रोम जो पुटक होते हैं, पुटिकाएं जो होती हैं पुटिकाओं के पास होती हैं, तथा पुटिका की एपिथीलियम के वलन से बनती है, किससे बनती है, पुटिका की एपिथीलियम, पुटिका की क्या होती है, एपिथीलियम के वलन से, यानी जब उनमें एपिथीलियम में फोल्ड हो जाता है, वलन हो जाता है, कुंडली जब हो जाती है तो किसका निर्माण होता है, तेल ग्रंथियों का, किसका, तेल ग्रंथियों का, सीबेसियस ग्रंथियों का, ठीक है। इन ग्रंथियों में दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ बनता है, ये जो ग्रंथि होती है इनमें दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा पदार्थ बनता है, जिसे सीबम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीबम, ठीक है। ये होठ, शीतलमुंड व स्तन पर पाई जाती है, वैसे अधिकांश स्थान पर पाई जाती है शरीर में, लेकिन जो होठ है, शीतलमुंड है, ठीक है, उन स्थानों पर या स्तन पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। वापस देखेंगे अगली जो ग्रंथि है, तेल या सीबेसियस ग्रंथि, तेल या सीबेसियस ग्रंथि क्या होती हैं, ये ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बालों की जड़ एवं पुटिकाओं के पास, कहाँ पाई जाती है, बालों की जो जड़ होती है साथ साथ जो पुटिकाएं होती हैं उनके पास पाई जाती हैं। पुटिका की एपिथेलियम निर्माण किससे होता है, जो पुटिका की एपिथेलियम है उसके वलन से होता है इनका निर्माण। इनमें क्या होता है, दूध का जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है, क्या होता है, दूध के जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ तेल जैसा होता है, ठीक है। इस गाढ़े पदार्थ को सीबम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। कहाँ अधिक पाई जाती है, होंठ है, ठीक है, शीतलमुंड है, स्तन है, वहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वापस देखेंगे तेल या सीबेसियस ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ बालों की जड़ों, कहाँ पर, बालों की जड़ों एवं पुटिकाओं के पास होती है, कहाँ होती है, पुटिकाओं के पास, बालों की जड़ों, पुटिकाओं के पास, तथा पुटिकाओं की एपिथेलियम के वलन से बनती है, किससे बनती है, पुटिकाओं की जो एपिथेलियम होती है उसके वलन से यानी फोल्ड से बनती है। इन ग्रंथियों से दूध के समान पदार्थ बाहर आता है, कैसा पदार्थ बाहर आता है, दूध के समान गाढ़ा तेलीय पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे सीबम कहते हैं, क्या कहा जाता है, सीबम, ठीक है। तेलीय जो ग्रंथि है उससे जो पदार्थ निकलता है वो कहलाता है सीबम। ये होठ, शीतलमुंड व स्तन पर पाए जाते हैं, होठ पर पाई जाती है, शीतलमुंड पर और स्तन पर, जिनके कारण क्या बने रहते हैं, चिकने। होठ, शीतलमुंड यानी शीतल का जो अगला भाग है शीतलमुंड, और स्तन पर, स्तन अर्थात जिनसे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव की त्वचा की उदग्र काट, उदग्र यानी खड़ी काट, इसको VS भी कहा जाता है, एक होती है TS और एक होती है VS, VS कहा जाता है उदग्र काट को। तो मानव की त्वचा की उदग्र काट, इसमें त्वचा में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, सबसे जो बाहरी स्तर होता है त्वचा का, 5 स्तर होते हैं, इसमें अधिचर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिचर्म। त्वचा के 2 स्तर, उनमें पहला जो स्तर अधिचर्म है सबसे बाहर का स्तर है, 5 स्तर होते हैं, 5 स्तर में इधर अंकुरण स्तर, ठीक है, कण स्तर, स्वच्छ स्तर, तीन स्तर, ये क्या है, अधिचर्म के स्तर, क्या है, अधिचर्म के स्तर, ठीक है। पीछे हम पढ़ रहे थे अधिचर्म त्वचा की ओपिकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, उसमें हम पढ़ रहे थे कि त्वचा के 2 भाग होते हैं, 2 स्तर होते हैं, अधिचर्म और चर्म। बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है अधिचर्म, अधिचर्म को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अंकुरण स्तर, ये जो स्तर है अंकुरण स्तर, ठीक है, चर्म के पास वाला,
इसके बाद कण स्तर, ठीक है। अंकुरण स्तर से जो ऊपर का है कण स्तर, कण स्तर से जो ऊपर चलेंगे स्वच्छ स्तर आ जाएगा, स्वच्छ स्तर से ऊपर चलेंगे तीन स्तर। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, निर्जीव होती हैं। यहाँ की कोशिकाएं कैसी होती हैं, निर्जीव होती हैं, और निर्जीव होने के कारण ये समय समय पर रखती रहती है त्वचा, और नई त्वचा आती रहती है, जिससे क्या होती है, त्वचा की सफाई होती है। तो ये क्या थे, अधिचर्म के स्तर, जिनको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिचर्म से नीचे क्या होती है, चर्म। नीचे का जो भाग है अधिचर्म से नीचे का वो कहलाता है चर्म। क्या कहलाता है, चर्म, ठीक है। चर्म के स्तर हमने पीछे पढ़ लिए थे, ठीक। चर्म के स्तर से, चर्म से नीचे संयोजित तक, चर्म में क्या पाए जाते हैं, संयोजित तक। ये क्या है, संयोजित तक जो आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए होते हैं। तो ये तो त्वचा के स्तर की हम बात कर रहे थे, एक तो अधिचर्म और एक चर्म, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं, यानी रोम। ये रोम है, ठीक है। इस रोम में इसका जो निचला भाग है रोम अंकुरक कहलाते हैं, यानी यहाँ से रोम का निर्माण होना शुरू होता है। कहाँ से, रोम अंकुरक से। किससे, रोम अंकुरक से। रोम अंकुरक से जब हम अंकुरक जो होता है इससे जब हम आगे चलते हैं तो रोम पुटक, यानी जो आधारीय भाग होता है रोम का वो क्या कहलाता है, रोम पुटक। रोम का आधारीय भाग क्या कहलाता है, रोम पुटक, ठीक है। रोम पुटक से जब हम ऊपर चलेंगे, ठीक है, रोम पुटिका और रोम कांड, यानी रोम कांड क्या है, अधिचर्म से, यानी जो चर्म से बाहर निकला हो, त्वचा से बाहर निकला हो जो भाग होता है वो कहलाता है रोम कांड, ठीक है। जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या कहलाता है, रोम कांड। तो ये किसकी संरचना है, ये रोम की संरचना है। त्वचा के अंदर क्या पाए जाते हैं, बाल, ठीक है। ये क्या है, बाल। रोम अंकुरक से शुरू हो रहा है, इधर यहाँ रोम कांड। रोम कांड क्या है, जो त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग होता है, ठीक है, रोम कांड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका तंतु होते हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। किससे, तंत्रिका तंतु से, ठीक है। रक्त सिराएं पाई जाती हैं, ब्लड जो सिराएं होती हैं, ब्लड कोशिकाएं जो होती है, ब्लड सेल जो होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो ब्लड सेल में सिरा और धमनी, जो रक्तवाहिनी होती हैं उनमें सिरा और धमनी, सिरा और धमनी, सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या है, एक तो सिरा है, ठीक है, और एक है धमनी। सिरा को नीले आकार से हम दिखा सकते हैं, ठीक है, जो नीले आकार की हमें दिखाई देती है संरचना, ठीक है, वो सिरा कहलाती है। धमनी लाल रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। तो एक सिरा होती है और एक होती है धमनी। इनसे नीचे जो होता है वसा कोशिका होती है, यानी जो वसा का स्तर होता है, और इस वसा के स्तर के कारण ताप का नियंत्रण होता है। वसा की मोटी परत पाई जाती है, वसा की मोटी परत क्या करती है, ताप नियंत्रण करती है, अर्थात ताप रोधी का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ताप रोधी का। तो वापस एक बार इसको हम समझेंगे, है क्या ये, मानव की त्वचा की उदग्र काट है। मानव की त्वचा को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अधिचर्म और एक चर्म, ठीक है। ये ऊपर वाला जो बाहरी भाग है वो कहलाता है अधिचर्म। अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं जो इधर दिखा रखे हैं, अंकुरण स्तर, कण स्तर, स्वच्छ स्तर, किल स्तर, सेल स्तर और होता है, ठीक है। इसके बाद अधिचर्म से नीचे चर्म आती है, यानी चर्म और अधिचर्म एक दूसरे को क्या करती है, क्या करती है, टच रखती है। चर्म के भी 2 स्तर थे जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चर्म में संयोजी तक पाए जाते हैं, ये क्या है, संयोजी तक जो आपस में एक दूसरे को जोड़े होते हैं। चर्म में, अधिक चर्म में रक्तवाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, जबकि चर्म के अंदर बाकी जो सभी संरचनाएं हैं ये नीचे, ये किसमें पाई जाती हैं, चर्म में। अधिक चर्म में ये संरचना नहीं पाई जाती, ठीक है। अधिकांश जो संरचनाएं रक्तवाहिनियां अनुपस्थित होती है अधिक चर्म में। चर्म नीचे वाला जो पार्ट होता है इसमें सभी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जैसे क्या क्या उपस्थित होती हैं, चर्म की हम बात करें, रक्तवाहिनी उपस्थित होती है, ठीक है, कोलेजन तंतु होते हैं, त्वक ग्रंथियाँ होती है, त्वक संवेदांग होते हैं, त्वक ग्रंथि, ठीक है, त्वक संवेदांग, ठीक है, त्वचा के व्युत्पन्न, ये सभी संरचना कहाँ पाई जाती है, चर्म में, ठीक है। तो क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो हम त्वचा के व्युत्पन्न में रोम की बात कर रहे थे, ये रोम है, ठीक है। इसमें नीचे का जो भाग है रोम अंकुरक कहलाता है। इससे थोड़ा आगे चलेंगे, रोम पुटक है, रोम का सबसे निचला आधारीय जो भाग है रोम पुटक कहलाता है, ठीक है।
इसके बारे में विस्तार से हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऊपरी जो भाग है रोमकांड है, यानी जो त्वचा से बाहर निकला होता है रोमकांड है, ये रोम पुटिकाएँ हैं, ठीक है। इसके साथ साथ तंत्रिका तंतु हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संदेश होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल पाई जाती हैं, ठीक है। साथ साथ इधर हम देखिए धमनी और सिराई पाई जाती हैं जो रक्त का आदान प्रदान करती रहती हैं, ठीक है। सिराओं में अशुद्ध रहता है, धमनियों में शुद्ध रहता है रक्त। बाकी वसा कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात वसा का स्तर पाया जाता है चर्म नीचे की ओर, ठीक है। तो वो जो वसा का स्तर होता है चर्म में नीचे की ओर, चर्म का जो निचला स्तर है वसा कोशिका यानी वसा का स्तर पाया जाता है। वसा का जो मोटा स्तर होता है वो क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, ताप रोधी का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या थी, हमने पढ़ा मानव की त्वचा की उदग्रता, ठीक है, वीएस ऑफ स्किन, ठीक। इसके बाद हम अगला जो पढ़ते हैं स्तन ग्रंथि। दोस्तों स्तन के बारे में आप जानते हो, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि बच्चों को जो दूध पिलाने वाली संरचनाएं होती हैं स्तन कहलाती हैं, ठीक है। इसका जो अगला भाग होता है चूचक कहलाता है, जिसको या निपल कह देते हैं, जिसको बच्चा अपने मुंह के अंदर लेता है, जिससे दूध पीता है। स्तन ग्रंथि कहाँ पर होती है, वक्ष भाग में। वक्ष यानी जो सीने वाला पार्ट होता है, सीने में पाई जाती है। इनकी संरचना संयुक्त कूपिकीय प्रकार की होती है, संयुक्त कूपिकीय प्रकार की यानी पालीवत होती है। पालीवत कैसे होती है, एक अंगूर के गुच्छे की तरह। कैसे, जैसे ये अंगूर है, अंगूर के गुच्छे जैसे आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक स्थान पर चूचक में खुलते हैं, ठीक है। जो संरचनाएं वो कहाँ से खुलती है, चूचक में, या चूसक भी कह देते हैं उसको कई बार, जिसको बच्चा यानी निपल, जिसको बच्चा अपने मुंह के अंदर लेता है, ठीक है। तो संयुक्त कूपी के प्रकार की संरचना यानी जो कूपिकाएं होती हैं, अंगूर की जैसी फालियां होती हैं, वो एक दूसरे से संयुक्त रूप से जुड़ी होती है। जुड़ने के बाद कहाँ की खुलती है, चूचक में यानी चूसक में, ठीक है। ये ग्रंथियां दूध का स्राव करती हैं। जो स्तन ग्रंथि होती हैं वो किसका स्राव करती हैं, दूध का स्राव करती हैं, जिससे बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। साथ साथ बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। पोषण प्राप्त होता है दूध के द्वारा, बच्चे को इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ठीक है। जो स्तन होते हैं, इन स्तनों का आकार मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण नियंत्रित होता है। अर्थात मादा के अंदर जो स्तनों का आकार, स्तनों की जो वृद्धि है, उस स्तनों की वृद्धि को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिससे नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नर के लैंगिक लक्षण नियंत्रित रहते हैं, जबकि मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या होता है, लैंगिक लक्षण है जो नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो स्तनों का आकार है, छोटे आकार के स्तन है या फिर बड़े आकार के स्तन है या मध्यम आकार के, जैसा भी आकार है, उनका आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ठीक है। जबकि दुग्ध निष्कासन यानी जो दूध निकलने का कार्य है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। कौन से हार्मोन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, ठीक है। ये हार्मोन अधिक मात्रा में कब सक्रिय होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस समय अधिक क्या हो जाता है, स्रावित होना शुरू कर देता है। तो उस परिस्थिति में इस स्तनों से दूध आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ रहे थे हम इसमें, त्वग्रंथियाँ पढ़ रहे थे। त्वग्रंथि का है जो त्वचा में पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, श्वेत ग्रंथि है, तेलियस सीबेसियस ग्रंथि है, इधर स्तन ग्रंथि है। तीन के बारे में हमने पढ़ा। श्वेत ग्रंथि क्या है, ये ग्रंथि नली के आकार की होती है, निचला भाग कुंडलित होता है, इनका ऊपरी भाग होता है जो अधिक चर्मना से खुलता है, और जो कुंडलित भाग वो चर्म होता है। किसका कार्य करती हैं, पसीना स्रावित करने का कार्य करती हैं। कितनी होती हैं संख्या में, लगभग मनुष्य में 25 लाख होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, हथेली, तलवे और बगल में सर्वाधिक होते हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर पसीना अधिक आता है। अगली जो ग्रंथि थी तेलियस सीबेसियस ग्रंथि, ये अधिकांश भाग पर पाई जाती है शरीर में, लेकिन बालों की जड़ जो होती हैं वो पुटिकाएं होती हैं, उनके पास अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों से दूध के समान तेलीय पदार्थ स्रावित होते हैं, जिसको सीबम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीबम। सबसे अधिक कहाँ होती है, होठ में, होठ, स्तनमुंड और स्तन पर पाई जाती है, जिसके कारण ये चिकने रहते हैं, ठीक है। ये हमने त्वचा की काट पड़ी कि त्वचा में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, कैसे निर्माण होता है, अधिचर्म क्या है, चर्म क्या है, जो रोम होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। धमनी शिरा कहाँ होती है, ये हमने किसमें देखा,
चित्र में, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है स्तन ग्रंथि, होती क्या है, स्तन ग्रंथि वक्ष भाग में होती है, मादा में होती है स्तन ग्रंथि, ना कि नर में। विकसित किसमें होती है, मादा में, ठीक है। नर में अविकसित होती है, यानी जो दूध पिलाने का कार्य है, वैसे दोनों में पाए जाते हैं स्तन, लेकिन जो विकसित होती है स्तन ग्रंथियाँ वो किसमें होती है, किसमें होती है, मादा में, ना कि नर में विकसित होती है, ठीक है। जो इनका क्या होती है, वक्ष भाग में होती है, ठीक है। कूपी के प्रकार की, संयुक्त कूपी के प्रकार की संरचना है, यानी जो दुग्ध पालियों आके खुलती है, चूचक में आके खुलती है, जिससे बच्चे को दूध पिलाया जाता है। स्तनों का जो आकार है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मादा हार्मोन होता है उनसे नियंत्रित होता है। कार्य क्या है, बच्चे को दूध पिलाना है, और दुग्ध के जो निष्कासन का कार्य वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।